जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए यूपी पीसीएस का प्री 27 अक्टूबर को है, तो उसके लिए मैंने एक सोचा कि आपको क्यों ना 2018 से लेके 2023 तक का कराऊंगा। ये तो 2022 का है, अभी 23 का मैं अब डाउनलोड कर रहा हूँ, पेपर मिल जाएगा, कराता हूँ उसको भी। 2018 से 23 तक का पूरा जीएस के पेपर का एनालिसिस करा देता हूँ मैं आपको, कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह का पेपर आता है ना, और आप अटेम्प्ट भी करके देखिए कि कितने आपके बन रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है ना। तो ये मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर का, ऐसे ही आप कंप्लीट ये देखिए। फिर उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 36 टेस्ट ले लीजिए फुल लेंथ के, और 10 सी सेट के। इसको जरूर लगा डालिए। क्या होगा ना, 36 जब टेस्ट होंगे उसमें पॉलिटी जो होती है, सारे पॉलिटी के चैप्टर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। जो जो पेपर में आते हैं आपका वो रिवीजन हो जाएगा पूरे टेस्ट से ही, है ना। बार बार बुक कितनी बार रिवाइज करोगे। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस है, मिसलेनियस है, इन्वायरमेंट है, ये सब आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको 150 में इस बार आपको पता ही है, कम से कम 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे भाई। 100 क्वेश्चन नेट में सही होने चाहिए, जिस हिसाब से कट ऑफ आगे बढ़ रहा है, 125 130 तक कट ऑफ पहुंचने लगे हैं ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का, आप एनालिसिस भी करते रहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले संबंधित हैं किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन या कृषक आंदोलन। तो पता होगा ज्योतिबा फुले जो एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया था इन्होंने, है ना, सत्यशोधक समाज भी बनाया था, तो ये ज्योतिबा फुले एंटी कास्ट मूवमेंट से थी। ऐसे ही देखिए, खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 यानी मिसलेनियस का डाटा है ये, उसके अनुसार जो मिनरल डाटा था उसके अकॉर्डिंग है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड का, कि इसमें 2 राज्यों में भारत में लॉ एस के प्रमुख उत्पादक हैं। मतलब कौन से 2 राज्य जो लॉ एस के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटका। तो दोस्तों देखिए, आपको पता होगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ तो है आयरन ओर के लिए सबसे प्रमुख उत्पादक, यही 2 हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर देखिए, ये 2022 का है विश्व खुशहाली इंडेक्स, तो अब तो इसका मतलब नहीं, आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखना है 2000 किसका, इस बार का 2024 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखना है इस बार। तो 2024 में जो भारत की रैंक है इस बार 126वीं है। कितनी? 126वीं रैंक है। और वही नंबर 1 पे जानते हो, वही फिनलैंड रहता है। नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। ठीक है। और उसके बाद वही डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, और भारत 126 रैंक पे। साथ ही में देखिए, आपको टॉप 3 देखने होते हैं, पहले ये समझ लीजिए, टॉप 3 देखने हैं, भारत का देखना है और भारत के पड़ोसियों का जरूर देखना है। जैसे पड़ोसी में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। इनका आपको जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये आता है। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए मिलान करना है कि ये भवन है और उसके निर्माण करता। जैसे सुल्तानगढ़, ये किसने बनवाया था? रेड पैलेस किसने बनवाया था? जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था। देखिए, लाल महल बलबन ने बनवाया था। किसने? बलबन ने। जामा मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, और वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ए ऑप्शन सही है। अब ये देखिए, इन्वायरमेंट का सवाल, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? नीम, बबूल, यूकेलिप्टिस या केला। तो आप सभी को पता होगा इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होता है यूकेलिप्टिस। क्यों? क्योंकि जहाँ भी इसको लगाया जाता है ये वहाँ के ग्राउंड वाटर को बहुत एब्जॉर्ब करता है, वहाँ के पानी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, उस लेवल का ग्राउंड वाटर कम कर देता है। ठीक है। अब ये देखिए, असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं। कारण रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदने क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे की गति मिली है। इंग्लिश में देखिए, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी पोवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम सब्जेक्ट ऑफ अवर कंसर्न एंड ड्यूटी। स्ट्रेटेजिकली देयर वॉज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इश्यू गॉट मोमेंटम। अब बिल्कुल सही दोस्तों, हमें 20वीं शताब्दी तक भी गरीबी नहीं दूर कर पाए, तो इसका कारण यही ना कि हमारी जो पॉलिटिकल विल रही है वो अच्छी नहीं रही है, पॉलिटिकल लक्ष्य अच्छा नहीं रहा है। तो दोनों ही सही है, मतलब ये दोनों सही है और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये देखिए, करंट अफेयर्स का सवाल था कि जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अब इससे मतलब नहीं है आपको। देखिए, करंट अफेयर्स पिछले 7 से 8 महीनों का एकदम चाटना पड़ता है अच्छे से। ठीक है। देखिए, जनवरी का करंट और मई में पेपर है ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। डाइक्लोरो
डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन एक क्या है भाई ये? डीडीटी क्या होती है? गैर प्रदूषणकारी गैर प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव रासायनिक, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है डीडीटी। भाई डीडीटी है, इसको आप अगर मिट्टी वगैरह में कहीं डालते हो तो थ्रू आउट द टाइम वैसे ही बना रहता है ना, जैसे पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, ये ख़त्म नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जैसे कागज़ वगैरह, ठीक है। तो साइंस का सवाल है, आप देख सकते हो इसको। अब ये देखिए 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, ये करंट का सवाल है तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ओलंपिक का इस बार अच्छे से पूरा ओलंपिक के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ना है, उससे काफ़ी सवाल इस बार बन सकते हैं। 2 से 3 सवाल स्पोर्ट्स से जरूर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना था? तो ये भी करंट में जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उस पर बेस्ड सवाल है ये, है ना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड था ये, तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पास। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था दोस्तों, बहुत ही आसान था। एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन दोनों के टाइम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986, ठीक है। अगला है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो देखा आपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल, ये तो जरूर से जरूर ही आता पेपर में 200%। और किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है, कितनी राज्यसभा की सीट है, कितनी विधानसभा की सीट है, ये भी जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको छोड़ेंगे। अगला देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है विधानसभा के सदस्यों की संख्या? तो ये तो आपको रटनी ही पड़ेगी भाई, किस राज्य में कितने विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब मणिपुर में 62, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए मणिपुर में 62 नहीं 60 सीटें हैं, तो ये गलत है मणिपुर में, ठीक है। बाकी गोवा में 40 है, यूपी में 403, उत्तराखंड में 70 है। अगला देखिए मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 है, तो अब इससे मतलब नहीं है। अब आपको क्या देखना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का देखना है। इसमें देखो क्या दिया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जापान का, रूस का, हांगकांग का, ऑस्ट्रेलिया का, इसको सेट करना है। और सामान्यतः लोग क्या लर्न करते हैं? भारत की रैंकिंग याद करते हैं, भारत के पड़ोसी की करते हैं, टॉप की करते हैं। और देखो इसने क्या पूछा, इसलिए आपको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेजॉरिटी कंट्री जैसे यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इन सब की भी देखना पड़ेगा। रूस है, यूके है, फ्रांस है, तो उनका भी देखिए पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा है कि नहीं पूछा है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़ी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया? ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी? तो इनमें से सबसे बड़ा बेसिन किसका है? बेसिन मतलब कि जैसे ये पूरा भारत है, ठीक है। अब ये नदी बह रही है तो कहाँ कहाँ से पानी इस नदी तक में आ सकता है, वो उसका बेसिन है। जैसे किचन में आपके वॉश बेसिन लगा होता है ना कि पानी यहाँ गिरे, पूरा उतने ही में रहेगा, वैसे ही है। तो इनमें से जो सबसे लंबा है बेसिन वो महानदी का था, ठीक है। तो ये महानदी का हो जाता। ज्योग्राफी का सवाल है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है? कोल है, फुलरीन है, ग्रेफाइट या हीरा? तो ग्रेफाइट जो है सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल फॉर्म माना जाता है ना, तो ये भी साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए मैचिंग में सवाल पूछा है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना लाहौर में हुई, भारत धर्म महामंडल की स्थापना दिल्ली में हुई, सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई, देव समाज की बनारस में हुई, कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सनातन धर्म रक्षणी सभा ये तो कलकत्ता में हुआ था। देव समाज की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये लाहौर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। भारत धर्म महामंडल की बात करें तो ये हरिद्वार में हुई थी, इसकी स्थापना हरिद्वार में। और राधा स्वामी सत्संग की बात करें अगर तो राधा स्वामी सत्संग आगरा में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। तो यहाँ सिर्फ ये सही था। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग करा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्टर, देखिए ये उसमें है, इसमें है ना। तो जो लिस्टिंग करा रहा हूँ उसको भी करिएगा। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन या मेथेन? तो आपको पता है मेथेन जो होती है
वो नेचुरल गैस होती है। तो आसान प्रश्न था, साइंस का प्रश्न। देखिए जो भी टॉप 500 MCQ में करा रहा हूँ उसमें से ये हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया? नॉर्थ सिरकस कॉस्ट, मन्नार कॉस्ट, खम्बत कॉस्ट या केरल कॉस्ट? ठीक है, तो काफ़ी आसान है। देखिए तो नदन सिरकस ये जो उड़ीसा के पास होती है उसको कहते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है जो मन्नार खम्बात है वो इधर गुजरात के पास है। केरल कॉस्ट तो इधर हो गई। मन्नार कॉस्ट आपकी कौन सी हो गई? मन्नार कॉस्ट ये वाली हो जाएगी, वही श्रीलंका के पास से जो बहती है ना, गल्फ ऑफ मन्नार जिसको बोलते हैं। तो आसान था, इसका आंसर खम्बत तट हो जाएगा। अगले में देखिए मैच करना है, साइंस का सवाल है। पादप रोग है और कारक है। ठीक है, जैसे खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़ना रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का साहू रोग। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? खट्टा जो नसार है ये होता है जीवाणु की वजह से, खट्टा नसार रोग, या सिट्रस क्रैकर किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से होता है। गन्ने में जो लाल सड़न होती है वो फंगस लग जाता है। गन्ने में क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। और आलू का जो कृष्णांत रोग है वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का साहू रोग इंसेक्ट की वजह से या कीट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, यानी सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखिए आते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की तैयारी है, प्रीलिम्स आपका बहुत करीब है। अगला प्रश्न देखिए ज्योग्राफी का है। कह रहा आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है। भाई इधर समझिए, आगरा है और ये दार्जिलिंग है, एक ही अक्षांश पर है। किंतु जनवरी में आगरा का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। असर्शन रीजन को करने के लिए बस यहाँ लगा दूँ क्यों। अगर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है तो दोनों सही हो जाएंगे। क्यों? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा 16 डिग्री सेल्सियस whereas is 4 डिग्री सेल्सियस इन दार्जिलिंग बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। नंबर 1 ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेज इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेज इन द प्लेन्स। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है बहुत थिन होती है। तो बिल्कुल सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 23 कह रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो देख रहे हो ये एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है, कितना डीप लेवल का है आप देख सकते हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ शकाज विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ किंग। वेट ऑफ दीज कॉइन यूज टू बी अबाउट 33 ग्राम। ठीक है, 33 ग्रेन माफ कीजिएगा। तो दोनों इसके सही थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री भी देख लो किस लेवल की आती है, आप समझ सकते हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री को चाहे जितना पढ़ लो उसकी प्रोबेबिलिटी 60 से 80% क्वेश्चन गलत होने की हो ही जाती है, क्योंकि बहुत डीप में पूछ लेता है। उसकी जगह आप मिसलेनियस रीजनिंग है, जैसे आर ओ में यूपी के है, और यूपी पीसीएस वगैरह की बात करें तो यूपी के है, साइंस ठीक ठाक हो जाती है। इन सब पे फोकस कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन बनाता है? संघ लोक सेवा आयोग। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद, राज्यसभा या लोकसभा? तो देखिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल पार्लियामेंट बनाती है जब कोई भी स्टेट रिक्वेस्ट करता है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट दिवस और घटना, मतलब कौन सा दिन कब मनाते हैं, एक सवाल तो ये आता ही आता है हर साल। तो 18 अप्रैल को कह रहा है कौन सा दिन है, 22 मई को क्या मनाते हैं, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं। तो जैसे देखिए 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और 29 जुलाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है बाघ दिवस के रूप में। ठीक है, और विश्व मिट्टी दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, यानी सी सही था इसका। ऐसे ही दोस्तों ये कैटेगरी और विनर सिटी है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। देखिए 2020 के संदर्भ में पूछ रहा था अप्रैल 2022 में किसको मिला है, तो करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, तो यानी देखिए मई में पेपर हुआ तो अप्रैल तक का भी करंट पूछा है, पढ़ना पड़ता है करंट। ठीक है, 6 से 8 महीने का। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो कोचीन जो था पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित था। ऐसे ही देखिए मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। मैं कह रहा मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी है। तो ये करंट अफेयर्स में आपको ये सब मिल जाएगा। करंट में कम से कम 30 से 35 सवाल करंट के आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा वेटेज है। अगला है LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है भाई? LBS इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज LBS इन द कंटेक्स्ट? तो क्या है LBS? LBS है लीड बैंकिंग स्कीम। ये क्या थी?
लीड बैंकिंग स्कीम थी, ये करंट का सवाल है। अग्रणी बैंकिंग योजना, ठीक है। अब ये साइंस का सवाल है, बैलिसिस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है। बैलिसिस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कॉजेस वूपिंग कफ, अ फॉर्म ऑफ मेंटिगिटिस इन यंग चिल्ड्रन, निमोनिया या इन्फ्लुएंजा। तो काली खांसी का कारक होता है दोस्तों बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी साइंस का प्रश्न था। देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब ये ज्योग्राफी का सवाल है, कौन इन माउंटेन में से हिमालय में आता है। चोलू, लोत्से, अन्नामलाई और शिरोमलाई। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, आपको पता होगा चोयू और लोत्से ये माउंटेन जो है ये ग्रेट हिमालयाज रेंज में आते हैं। ये सिक्किम, नेपाल, इधर साइड में सब आपको ये मिलेंगे। अन्नामलाई ये आपको पता होगा दोस्तों साउथ इंडिया में, शिरोमलाई भी साउथ इंडिया में। तो बेहद आसान इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष के बजट यानी यूपी बजट पे बेस्ड सवाल है। देखिए कि बजट का आकार, देखिए पूछता है, आप कह रहे थे बजट का आकार नहीं याद करना है, करना पड़ता है कि कितने रुपए का बजट पास हुआ, बजट का आकार और इस बजट में कितने करोड़ की कतपी नई योजनाएं भी शामिल है, मतलब नई जो स्कीम्स है उनके लिए कितना पैसा मिला है। तो कहने का मतलब आपको यूपी बजट जो इस बार का है कंप्लीट यूपी बजट की समरी आपको मिल जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे टॉप एमसीक्यू, ठीक है। तो आप इन नंबरों से ले सकते हैं, बाकी इस चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला जो है ये हिस्ट्री पे बेस्ड सवाल है, फिलोसोफर हैं और फिलॉसफी है। जैसे रामानुज है, इनकी कौन सी फिलॉसफी है। माधवाचार्य, इनकी कौन सी फिलॉसफी है। निम्बार्क, इनकी कौन सी फिलॉसफी है। और वल्लभाचार्य की कौन सी फिलॉसफी है। तो जो रामानुज है इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य की फिलॉसफी थी द्वैतवाद। निम्बार्क की थी द्वैतवाद और वल्लभाचार्य की थी शुद्ध द्वैतवाद। तो देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में, डीप में लेवल में ये सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा गया है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है काफ़ी डीप में होती है। अगला देखते हैं, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबेंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। देखिए फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और उसके ऊपर रहते हैं जू प्लैंक्टन। ये सनलाइट लेते हैं और ये इनको सनलाइट से फूड बनाते हैं और जू प्लैंक्टन को फूड प्रोवाइड करते हैं। बदले में जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को रहने के लिए जगह देते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो जितना खुला क्षेत्र होता है उतना ही ये फूड बना पाते हैं, बिल्कुल सही है ये। तो दोनों इसके सही है, ये भी साइंस का सवाल है, ठीक है। साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी तीनों का ये सवाल कहा जा सकता है। अगला है, देखिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नंबर 1। इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड सवाल है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो कौन सा है, देखिए बहुत ही आसान है। भारत आपको पता होगा 7वां सबसे बड़ा देश है, 2.4% है, ये सही है। कर्क रेखा आपको पता है 2 भागों में गुजरती है जिससे भारत जो है वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं, टेम्परेट में आ जाता है, ऊपर का, नीचे का ट्रॉपिकल में भी आता है। यानी 2 और 3 सही था, पहला चौथा गलत था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो डायरेक्ट यूपी जीके का सवाल है। देखिए कि 1975 में कौन सा बना था, तो कतरनिया घाट बना था, ठीक है। कौन, कतरनिया घाट। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये लड्डू सवाल है, बच्चे को पता है, बहुत ही आसान, कि केशवानंदा भारती केस 1973 में जो आया था उसमें मूल संरचना की बात करी गई थी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनके कालानुक्रम में लगाना है। देखिए तो ये जो मैं देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग करा रहा हूँ उसमें कई लोग बोर हो रहे थे। देखिए ये सवाल आते हैं कि नहीं, डायरेक्ट आता है। गदर पार्टी कब बनी, चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ, बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ। तो डायरेक्ट देखिए पीसीएस प्रीलिम्स हो आर यारो फैक्ट से खेलता है भाई, आपको डेट और ईयर याद करने पड़ेंगे। तो देखिए सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस ये कब होता है, 1929 में होता है। कब होता है, 1929 में होता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनती है 1914 में। कब बनती है, 1914 में बनती है। वही चित्तागोंग आर्मोरी रेड की बात करें अगर, तो ये सबसे बाद में होगा 1930 में, और गदर पार्टी 1913 में, ठीक है। तो इसका सही ऑर्डर देख सकते हो, 1, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 2, है ना। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो आप देख सकते हो आपको ईयर और फैक्ट पे थोड़ा याद करना पड़ेगा, पूछता है। अगला कह रहा है ये व्यक्ति है और उससे संबंध क्या हो सकता है। जैसे एम एस स्वामीनाथन, एल के झा,
वर्गीज कुरियन और मोरारजी देसाई। तो बहुत ज़्यादा देखिए आसान प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको एक भी ऑप्शन याद हो, लेट सपोज मैं जानता हूँ MS स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन, तो याद ही होगा सबको कि MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी A का 3 है, और A का 3 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ देखिए 3 में। तो अगर एक भी आता हो तो ऐसे मैचिंग से सवाल आसानी से हो सकता है। ठीक, हम कह रहे हैं लेट सपोज आपको वर्गीज कुरियन का पता होगा कि दुग्ध उत्पादन के लिए इन्होंने करा था, तो अगर सी का 2 कहाँ दिख रहा है, देखिए सी में, यानी आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल किए जा सकते हैं ट्रिक से। इसलिए टेस्ट सीरीज़ को प्लीज़ ज़रूर लगाइए, आपकी एक एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत जनरेट होगी उससे। बिना टेस्ट के प्री तो निकल ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। टेस्ट जरूर लगाना है, प्री का और मेंस का दोनों ही, के आपको लगातार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। चलिए अब इसमें मैच करने कौन सा सही मैच कर रहा है। कोरिया जनजाति, केरिया जनजाति उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान और पालियन जनजाति तमिलनाडु। तो इसमें देखिए जो केरिया जनजाति उड़ीसा में रहती है बिल्कुल सही है, पालियन तमिलनाडु की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है कुकी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, मणिपुर मेघालय इधर मिलेगी। यान्दी ट्राइब जो है ये राजस्थान में नहीं, आंध्र प्रदेश वगैरह में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो ये सही नहीं था, पहला चौथा सही था। तो देखिए अभी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पे सवाल पूछा जाता है, वो पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस करते रहिए कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए असर्शन रीजन पे सवाल है। असर्शन रीजन से कम 10 सवाल आते हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिकॉज क्योंकि उत्तरी चिले का एंडीज क्षेत्र पोफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। एंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली इज इनरिच्ड इन द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पॉरीफेरी कॉपर। तो इसका देखिए दोनों ही सही हो जाएगा। आपको पता होगा जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, जो अर्जेंटीना और चिली वगैरह में, ये कॉपर रिच बहुत है, ये बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला निर्धनता को सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, विच वॉज द आउटकम ऑफ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंदन। हु वॉज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च। तो इसकी रिसर्च किसने करी थी, करंट पे बेस्ड सवाल है, चार्ल्स बूथ ने करी थी। इसकी रिसर्च किसने, चार्ल्स बूथ ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट शुक सप्तति इन पर्शियन एंड गेव इट द टाइटल तूतीनामा। तो ये ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने रखा था, है ना। तो देख लो कितना डीप में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बीच का सवाल है ये, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। अगला प्रश्न, ये स्कीम्स हैं और कौन से वर्ष आई हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो करंट की नहीं है, पुरानी स्कीम्स हैं, तो इस तरह की स्कीम पूछी जाती हैं अक्सर, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना ये कब आई, 2005 में आई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आया, 1995 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में आई। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम्स भी अक्सर पूछी जाती हैं। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो ये भी करंट पे बेस्ड सवाल था दोस्तों। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। तो ये जामनगर में स्थापित हो रहा है, जामनगर। अगला है एक प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन फॉस्फोरस, ओजोन, मेथेन या एल्युमिनियम आयन। तो जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो ओजोन के कारण होता ही है ना, ओजोन होता है उसमें, ओजोन। ठीक है, साइंस का सवाल है। अगला करंट अफेयर्स का सवाल है, लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत हाल में ही, तो ये तो हटाइए, करंट का कोई मतलब नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुन्नी ट्राइंगल इन इराक। अब देखिए ये कंट्री न्यूज़ में उस टाइम चल रहा था, तो उसी पे बेस्ड मैपिंग पे बेस्ड सवाल है। सुन्नी ट्राइंगल पे टिकरित, रमादी, बसरा या बगदाद। मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सुन्नी ट्राइंगल है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेता, देखो कौन कौन से भैया ये नगर। तो इस तरह से भी आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ती, जैसे टिकरित है, फलूजा है, रमादी है, करबला है, नजफ, नसरिया, कूट, कूफा, बगदाद। तो ये देखो ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको फोकस करना पड़ेगा मैप पे, मैप देखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गया साल गया, समझ रहे हो।
प्रीलिम्स में आसान नहीं है। 7 लाख 6 लाख 5 लाख बच्चे से मेंस में मात्र 5 से 6 हज़ार बच्चा आता है ना। तो उसके लिए आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए, आपको एब्जॉर्ब पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। इसीलिए टेस्ट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपकी पढ़ाई की अप्रोच सही होगी उससे। चलिए 79 देखते हैं। पॉलिटी पे बेस्ड सवाल है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायत और पंचायत की बात कर रहा भैया, क्योंकि पंचायत ही को प्रोवाइड करा इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो बिल्कुल सही है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में। अगला है अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन, तो ये तो करंट का है, इसको हटाइए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? यूपी जीके का सवाल है। बदुआ, अडवा, बाघेलखंड या अहरौरा। तो बदुआ डैम जो है ये बिहार में है। ये कहाँ पे? बिहार में है बदुआ डैम। बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको मैल्को बोलते हैं, चेन्नई में है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडलको रेणुकूट, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल, जिसको कहते हैं हीराकुड। तो बहुत आसान है दोस्तों, ये मेतूर में। कहाँ पे? मेतूर, तमिलनाडु में था, मेतूर में, ना कि चेन्नई में। बाकी तीनों सही हैं। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करिए, उनकी स्थापना के कालानुक्रम में लगाना है। देखो तो इस बार भी देखो इलेक्शन हुआ तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है किसको कितनी सीट मिली, पहली चीज़ सीटें पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, किस पार्टी को कितनी सीटें, ये तो हो गया। कौन सी पार्टी कब बनी, देखिए ये भी पूछ सकता है। और कौन सी पार्टी किसने बनाई, ये भी पूछ सकता है ना। तो एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक, आपको वो पता चल जाता है टेस्ट लगाने से। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो कौन सा कब बना? तो आप देख सकते हो सब। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी, 1984 में बनी थी। समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो इसका सही आंसर हो गया आपका क्या? 3, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? 11वां, 12वां, 13वां या द्वितीय? तो धार्मिक संश्लेषण या रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का सवाल था। देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज एग्जामिन बाय। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। और कैग का आर्टिकल होता है आर्टिकल 148, ये भी याद रखिएगा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, और सबसे लंबी कमेटी एस्टीमेट कमेटी होती है, 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में? बहुत आसान है, लखीमपुर खीरी। यूपी जीके का सवाल है। अब ये देखिए मैचिंग करने का सवाल था, केंद्र और उसके उद्योग। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको ज्योग्राफी में ये सब कराया। अगर आपने मेरे टॉप 500 एमसीक्यू ज्योग्राफी के करे होंगे तो ओसाका, डेट्रॉइट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग, ये किस लिए है? जैसे ओसाका बताया था मैंने आपको, कॉटन टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉइट मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल के लिए है। क्यूबा जो है आपका सिगार के लिए बहुत फेमस है। और वही सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण या पोर्ट या शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब ये देखिए एसडीजी इंडेक्स, तो हर साल जो एसडीजी के 17 गोल हैं, एक क्वेश्चन मैचिंग करने को आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एसडीजी 10 डील करता है इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए, असमानताओं से कमी के लिए। एसडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन के लिए काम करता है। एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन की बात करता है। और एसडीजी 15 भूमि पर जीवन की बात करता है। ठीक है, तो यानी डी सही है ना। तो एसडीजी जरूर याद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल या तो ये देख सकते हो दोस्तों, रणथंभौर की विजय 1301, गुजरात 1299, वारंगल 1309, चित्तौड़ 1303। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? कांच की बोतल, प्लास्टिक का कप, एल्यूमिनियम या ऊन? तो देखो बहुत आसान हो गया। ऊन क्या है आपकी? बायोडिग्रेडेबल, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, घुल जाएगी मिट्टी में ही। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित योगों को सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है। तो यूपी जीके का वो मैंने पूरा इसमें करा रखा है, वीडियोस पड़े हुए यूपी जीके, आप कर सकते हो। जैसे अमेठी, गौतम बुद्ध नगर,
आगरा बागपत इसका दिया है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए। तो बागपत लकड़ी खिलौने नहीं, बागपत क्या है, लकड़ी का फर्नीचर जो है उसके लिए फेमस है ना। और वही वुडन टॉय चित्रकूट की बात हो जाएगी, ठीक है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश हो जाएगा। 64 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध, ठीक है। इसका समय आपको देखिए लगाना है, तो ये आपको याद कर लेना। मुदुकी का युद्ध 1845, पोर्टो नोवो का युद्ध 1781, सकरखेड़ा का युद्ध 1724, बेदारा का युद्ध 1749। अब देख रहे हो कैसे कैसे युद्ध पूछ रहा है। सकरखेड़ा, बेदारा, मुदुकी, आप लोग क्या पढ़ते हैं, पानीपत, बक्सर, एक ऐसी चीज़ें पूछता है जो बहुत ज़्यादा डीप में हो ना। तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री में काफ़ी डीप में सवाल आने लगे हैं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि होती है? सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग? एंटीसिपेटिक यानी प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी या प्रतिजीवाणु? तो ये होती है देखिए प्रतिजीवाणु या एंटीबैक्टीरियल होती है सल्फर ड्रग, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है जनवरी का। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जो पीसा एक्ट की बात कर रहे हैं। पीसा एक्ट कब आया था? सिंपल, तो पीसा एक्ट आया था 1996 में। कब आया था? 1996 में आया था। सिंधु घाटी की सभ्यता किस पूरा स्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड? धौलावीरा और भगनाग, हड़प्पा, कोटडीजी, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा और रोपड़। तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हड़प्पन हिस्ट्री का सवाल है। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेज? तो कोल, गोबर, वुड या न्यूक्लियर एनर्जी। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। 70 म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा रीजन ऑफ म्यांमार? तो ये भी देखिए ज्योग्राफी का मिनरल से रिलेटेड है। पेगु योमा से मिलता है खनिज तेल या मिनरल ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? खनिज तेल या मिनरल ऑयल। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज्ड? डीजल और पेट्रोल इंजन में, भाप इंजन में, पेट्रोल या डीजल इंजन में। तो कार्बोरेटर का यूज़ जो ऊष्मा इंजनों में है पेट्रोल में करा जाता है। साइंस से रिलेटेड सवाल है ये, करंट का आ गया अप्रैल 2022। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में है? तो ये मैंने आपको एनवायरनमेंट में कराया है, देखिए अभी 500 MCQ जो कराएं। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, और कौन सी नदी पे है? तो ये मणिपुर में है। पहली चीज़ कहाँ पे है? मणिपुर में और लोकटक नदी के पास है, ठीक है, लोकटक झील। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। नंबर 1, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। और विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। इंग्लिश में देखें, द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर टू फार्मर्स फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। द एग्रीकल्चरल प्रोविजंस ऑफ WTO थ्रू allow direct farm subsidies, prohibit indirect subsidies. All subsidies provided by government in India fall under indirect subsidies. तो यहाँ कौन सा सही है? पहला और चौथा सही था। देखिए काफ़ी डीप लेवल का सवाल था। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी, इन सबको मिला दीजिए, करंट को भी मिला दीजिए। सब्सिडी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। अब ये करंट का सवाल है। 76 कह रहा है कि 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, यानी सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। तो ठीक है भाई, अब पानी में डालोगे नमक घुल जाएगा, तो यानी समरस है। क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है दोस्तों। सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस नहीं। अब किसी में दूध है, किसी में नमक का पानी है, किसी में नींबू का पानी, सबकी कॉम्पोजिशन अलग है, तो सब समरस कैसे हो सकते हैं? यानी इसका ए सही है, आर गलत है। नीचे देखिए, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है ना, कौन सी विधानसभा के कौन अध्यक्ष बना है? करंट अफेयर्स का सवाल है, तो ये आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में भी लिंक करके। अगला है, टी मॉल्थस ने
द माल्थ्यूजियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है। टी माल्थ्यूज प्रोपाउंडेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी कॉल्ड माल्थ्यूजियन थ्योरी विच इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन। किससे संबंधित है? जनसंख्या थ्योरी दी थी कि जनसंख्या जो है वो किस में बढ़ती है भैया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब करी गई थी? फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल था, देखिए 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड? तो यह हमें मिलती है अमरावती के स्तूप से। कहाँ से? अमरावती स्तूप से। अगला करंट अफेयर्स पर बेस्ड सवाल है, तो ये भी नहीं देखेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, रमेश्वर सिंह या सकरन सिंह? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत अच्छा। अभी ये पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो एक ही पेपर में 2 सवाल ज्योतिबा फुले से आए हैं। देखिए भारत के जलप्रपात हैं ये, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। दूध सागर वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, गोवा में है, सभी को पता है। बरकाना वाटरफॉल कर्नाटक में है, ये भी सभी को पता है। और खंडादार वाटरफॉल ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में है खंडादार वाटरफॉल। और पलनी वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यानी इसका डी हो जाएगा। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क इज गिवन टू प्रोडक्ट विच इज, जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो होता है उसको इको मार्क देते हैं। बताइए, बच्चों वाला सवाल था। इसमें कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र लेख, जीवित गुप्ता सेकंड देव बर्णाक अभिलेख, और ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। तो यहाँ पे बी गलत हो जाता है, क्योंकि सर्ववर्मन का पता हमें सौगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। किससे? सौगौरा, ठीक है, सौगौरा से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इनमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग? हैजहॉग, लॉरिस, एकेडिना या कंगारू? तो देखिए काफ़ी डीप लेवल का सवाल था ये, करंट से लिंक था पर, है ना, करंट में जो स्पीशीज न्यूज़ में होती वही पूछता है। तो ये एकेडिना जो है ये अंडे देती है, बाकी कंगारू, लॉरिस ये सब स्तनधारी जो है बच्चे अपने कोख में ही रखते हैं। अगला है ये अनुसूचियाँ हैं और विषय हैं। तो भारत के शेड्यूल पूछ लिए, देखिए आपसे 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th और 8th शेड्यूल। तो 3rd शेड्यूल किससे डील करता है भैया? शपथ वगैरह से डील करता है 3rd शेड्यूल। 4th शेड्यूल किससे डील करता है? राज्यसभा के जो भी आवंटन होता है सीटों का, उससे डील करता है। और 7th शेड्यूल किससे डील करता है? 7th शेड्यूल डील करता है जो पावर है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब से डील करता है। 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से डील करता है, भाषा से डील करता है, ठीक है। तो आपको पार्ट अनुसूचियाँ ये तो याद करनी है भाई। अब ये व्यक्ति हैं, उनके संबंधित कार्य और पद हैं, जैसे DK कार्वे, JED बेथ्यून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और BM मालाबारी। तो जैसे DK कार्वे हैं, ये किससे संबंधित है भैया? ये प्रोफेसर DK कार्वे जो हैं ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन। JED बेथ्यून जो थे, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय खोला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने क्या करा था? संघर्ष प्रारंभ करा था ना। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग में ये मैंने आपको कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो ये तो आप सभी को पता भैया, नोएडा, गाजियाबाद ये सब इधर ही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। दिस रीजन विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये भी करंट से रिलेटेड सवाल था। 3 मूर्ति भवन जो है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बनवा दिया गया है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा, समिति है और ये नियुक्ति का वर्ष है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी भैया? अशोक मेहता समिति कब बनी? LM सिंघवी कमेटी कब बनी? और PK थंगन कमेटी कब बनी, है ना। तो ये आपको बताना है। बलवंत राय मेहता 1957 है, अशोक मेहता 1977 है, LM सिंघवी 1986 और PK थंगन 1988। तो फैक्ट का बहुत रोल होता है UPPSC में। जितने क्वेश्चन है 150 के जोड़ दो, सब फैक्ट से रिलेटेड रहते हैं। आपको समय, साल ये सब याद करना पड़ता है। अगला है पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है।
प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। इंग्लिश में देखें, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन नॉट टॉलरेट, द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ईच स्पीशीज हैज़ अ डिस्टिंक्ट नीड्स। तो देखिए बहुत ही आसान है, हर स्पीशीज़, अब हिरन की जो नीच मतलब जो ज़रूरतें जहाँ वो रहते हैं वो अलग होगी, शेर की अलग होगी, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके इन्वायरमेंट का सवाल है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो ये जयपा और कुंपा जो थे ये मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? विच रिलीजन ग्रुप इन इंडिया हैज़ इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन या जैन? तो बहुत आसान था, जैन जो है मोस्टली आपको देखिए महाराष्ट्र वगैरह मिलेंगे, अर्बन एरियाज में मिलते हैं। अब ये करंट का सवाल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए यूपी पॉपुलेशन से पूछ लिया, यूपी जीके का सवाल है ये। तो सबसे ज़्यादा जो गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ में जो आपको पॉपुलेशन है वो तो कानपुर की भाई, कानपुर 2 करोड़ के आसपास होगी पॉपुलेशन मुझे लगता है। फिर लखनऊ आता है, फिर आपका गाज़ियाबाद आता है, फिर आगरा आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा यूपी जीके में, ये मैंने कराया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो इनमें से किसका भी? मार्क वॉन्डे का था, है ना। अब इस टाइप का सवाल फिर से पूछ सकता है क्योंकि आपने देखा सुनीता विलियम जी फंस गई हैं स्पेस में, और अभी तक सुनीता विलियम को 59 दिन हो गए। अब जब वो फाइनली उतर आए, धरती पे आ जाएं, तो वो न्यूज़ में देख लेना कि कितने दिन अंतरिक्ष में वो रही हैं, पूछ सकता है ये आपसे। बाकी ऐसे मार्क वैंडे जो है, आप सोच के हैरान रहोगे, 355 दिन, मतलब अप्रॉक्स 1 साल तक अंतरिक्ष में ये रहे हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रम अनुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है वैसे व्यवस्थित करना है। संघ और उसके कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और डीपीएसपी। तो बहुत आसान है, देखिए पहले पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप आता है 5 से 11, क्या आता है? सिटीजनशिप। फिर 12 से 35 में आता है आपका फंडामेंटल राइट, फिर 36 से 51 में आता है आपका डीपीएसपी, है ना। फिर उसके बाद 51 में दिया है फंडामेंटल ड्यूटी। तो है ना आसान, यानी क्या हो गया? ये हो गया आंसर। ठीक है, 101 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो देखिए अभी करंट का क्वेश्चन था कि नहीं, ऑपरेशन गंगा है ना, सिंपल। कौन सी हरित गैस नहीं है भैया? कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? आर्गन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड? मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताओ, बहुत सिंपल है कि नहीं? आर्गन नहीं भाई, क्योंकि आपको पता नोबल गैस आती है, इनर्ट गैस है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए, देवराई की लड़ाई कब हुई, बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई, सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई और धर्मत में विजय कब हुई? तो काफ़ी डीप लेवल में है मेडिवल हिस्ट्री का सवाल, तो ऐसे सवालों से परेशान नहीं होना है। देखिए एक आता है ना, छोड़ भी सकते हो, उसकी जगह आप करंट अफेयर्स के कर सकते हो। देखो बहुत आसान की, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम अप्रैल में शुभारंभ किया है ना? तो आपके पास बहुत से सब्स्टिट्यूट है, 150 में 150 प्रश्न नहीं करने होते, इसीलिए लिमिटेड चीज़ें करनी होती है ना। प्रीलिम्स को निकालने के लिए हर चीज़ नहीं करनी है, लिमिटेड सिलेक्शन मटेरियल पढ़ेंगे हो जाएगा, सेलेक्टिव स्टडी करेंगे हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था, देवराई की लड़ाई 1659। अब बनारस के पास जो सूजा की पराजय है, यहाँ और यहाँ पे आपको दिक्कत लगी क्योंकि दोनों ही 1658 में हुआ है, धर्मत में विजय भी, पर ये फरवरी में हुई थी, ये शायद मार्च या अप्रैल के आसपास की है ना। तो थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल कह सकते हैं आप इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, ये तो करंट का हो गया। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन? तो सबसे ज़्यादा सैटर्न में पाई जाती है आपकी मीथेन। कौन सी? मीथेन। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भी वन लाइनर डायरेक्ट है, ये ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू में ये सब जितने क्वेश्चन आए सब मैं आपको करा चुका हूँ, उतने ही से आपको मिलेंगे कई क्वेश्चन। तो तुर्कमेनिस्तान में है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो बहुत ही आसान है, कौन सा? एडीज़ जो होता है, डेंगू होता है एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। आप ये बताइए, ये नर होता है या मादा, ये आप बताइए। अगला सवाल, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ये ग्रंथ है और रचनाकार यानी टेक्स्ट और उसके राइटर। रागमाला किसने लिखी है? रागमाला लिखी है पुंडरीक विट्ठल ने। किसने? पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी किसने लिखी है? श्रीकंठ ने लिखी है रस कौमुदी। राग विबोध किसने लिखा है? राग विबोध ये लिखा है सोमनाथ ने। किसने? सोमनाथ ने। और वही चतुर्दंडी प्रकाशिका ये लिखा है वेंकट रमन ने। किसने? वेंकट रमन। यानी ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है,
109 में कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है। ऊष्मा की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है। और दाब का क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है। तो कौन सा सही मैच नहीं है। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है उसका बैक्यूरल होता है। क्या होता है, बैक्यूरल, क्यूरी नहीं, क्या होता है बैक्यूरल। और वही क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव क्षय की होती है ना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होता है उसकी होती है क्यूरी। और बैक्यूरल रेडियो एक्टिव जो पदार्थ सक्रिय यानी एक्टिव होता है, ठीक। बाकी पावर की ऑफ लेंस डायोप्टर, ऊष्मा की जूल, दाब की पास्कल। अगला है जैव विविध आरक्षित क्षेत्र और राज्य, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, असम में, भाई पता होगा आपको। सुंदरबन हर एक को पता है, वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी ये आपका कहाँ पे है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में, तो अब तो उत्तराखंड में माना जाएगा ये, ठीक है। और पंचमढ़ी एमपी, ठीक है। तो कौन सा सही है, ये सही हो गया। अब देखिए फिर निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य हेतु 2023 का प्राप्तक लक्ष्य नहीं है। तो देखो एसडीजी से ही 2 सवाल आ गए, एक मैचिंग करने को और एक ये डायरेक्टली, है ना। कौन सा लक्ष्य नहीं, तो इसलिए आपको एसडीजी के 17 लक्ष्य याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, स्पेस रिसर्च है, ये नहीं है भाई। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, जीरो अंगर, ये तीनों है। क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो किस में आती है, जो 4 है, हाँ एसडीजी इंडेक्स 4 में। और लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी 5 में दी हुई है। और वहीं जीरो अंगर ये शायद 2 में है, ठीक है। तो आपको एसडीजी गोल याद करने हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है। फेमस रूर कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो जर्मनी में है। ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू कराया हुआ है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है, तो मेथेन से होती है। ये भी हम लोग इन्वायरमेंट में कर चुके हैं। ये ट्रेंचेज है, देखिए ये भी ज्योग्राफी के जो टॉप 500 एमसीक्यू मैंने कराया है उसमें सब कराया हुआ है। पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक और उसका मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट। जैसे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। आर्कटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है मोलाया ट्रेंच, कौन सा, ये मोले डीप। हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है सुंडागर्त। और अंध जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है, इसका प्यूर्तो रिको गर्त, कौन, प्यूर्तो रिको। तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल अक्सर ज्योग्राफी में आते रहते हैं। अगला जो है ये क्षेत्र है और अनुमतिज्ञ शोर स्तर है। जैसे रेसिडेंशियल एरिया जो है उसका नॉर्मल डेसिबल कितना होना चाहिए, भाई डेसिबल जो है वो साउंड की वो होती है यूनिट, कितना होना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों का 55 डेसिबल होना चाहिए। शांत क्षेत्र का 50 डेसिबल होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र को ठीक है परमिसेबल है 70 डेसिबल तक। व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल तक, ठीक, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो मैंने बताया था आपको ना, इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछता कि कौन राष्ट्रपति पहले कोई कैबिनेट मिनिस्टर था या फाइनेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, या कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें पूछता है ना। जैसे कौन नहीं था भाई, तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध ये राष्ट्रपति चुने गए थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। बाकी ये सब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब ये समाचार पत्र है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का और प्रकाशन का स्थान है। स्वदेश ये गोरखपुर से होता है पब्लिश, कहाँ से होता है, गोरखपुर से। भारत बंधु ये हाथरस से होता है भाई, भारत बंधु हाथरस। सत्यवादी, सत्यवादी आपका आगरा हो गया। और शक्ति जो है आपका ये कहाँ से होता है, अल्मोड़ा से, ठीक है। ये यूपी जीके में भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है क्योंकि 118 कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो ये मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में आया था, 2014 में भाई मोदी जी लाए थे इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। तो दोनों ही बिल्कुल सही थे इसके। अगला सवाल देखिए करंट अफेयर्स का है, बिम्स्टिक से रिलेटेड। आपके लिए मैं इसमें सवाल ऐड कर रहा हूँ, बिम्स्टिक का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है, और ये बताइए क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका पार्ट है या नहीं, ये कमेंट में बताइए। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार दिया है, ठीक है, किसने दिया था, तो GS घुरे ने दिया था, GS घुरे। तो ये भी आउट ऑफ द रेंज सवाल था कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लेना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला सही था दोस्तों, है ना, जल को प्रदूषण रहित करना। अगला है देखिए देवता और पहचान। शिव जी की पहचान किससे होती है, त्रिशूल से, बताइए कितना आसान प्रश्न था। विष्णु जी की चक्र से होती है। गणेश जी की किससे होती है, गणेश जी की रस्सा या फंदा से होती है। सरस्वती जी की वीणा से। तो ये 100 में से 100 लोगों ने करा होगा भाई,
है ना, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए जितने लोग पेपर देते हैं ना 35 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते होंगे। मेन खेला होता है 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में, जो है ना, जो सबके लिए फंसते हैं, उसी में लोग बाहर हो जाते हैं। अब ये ट्रेड यूनियन है और दलीय संबंधिता है। जैसे भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। अब जैसे भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी एफिलिएट हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन किससे जुड़ गई थी? कांग्रेस से जुड़ गई थी। और वहीं पे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे जुड़ गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई थी ना। तो इन पार्टियों का विलय हो गया था आपस में। अगला है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित नहीं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। तो करंट अफेयर्स का ये सवाल था दोस्तों, है ना, जो 2020 में कोविड आया उसके रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या कहती है? फुटपाथ विक्रेता को लक्ष्य करती है ये, है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब ये देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मैपिंग से बेस सवाल है कि नहीं है? यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा होती है। तो ये देख सकते हो, बोर्नियो आइलैंड जो है कलिमंतान, सार्वक और सब, ये 3 भागों में विभाजित है बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला सही है, दूसरा गलत है। इस तरह से मैपिंग बेस्ड सवाल आते हैं जो कंट्री न्यूज़ में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक या सिंथेटिक स्वीटनर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयन रूपांतरित स्टार्च। तो ये गलत है भाई। रेयन आपको पता है एक सिल्क होता है दोस्तों, है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फर्डिनांड घोष, है ना। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो जो 15 से 59 साल के लोग होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी ये सही। 130 में पहाड़ी और भारतीय राज्यों में अवस्थिति है उनकी। जैसे बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कहाँ पे है? बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला कहाँ पे है? मणिपुर में है चिन श्रृंखला या चिन रेंज। और धोसी हिल्स या धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी की हिल्स हैं, ऐसी हिल्स आजकल पूछने लगा एग्जाम में, ठीक है। अगला कह रहा है किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। और अगर समय पूछ ले तो 1991 में बता देना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा जो होती है, जो नहीं आजकल सोलर ऊर्जा बहुत चल रही भाई, सोलर पैनल, तो ये फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा। ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी पे बेस्ड सवाल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो इसमें दोस्तों प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो तो सरकार खुद ही करती है ना, तो ये नहीं है। अधिकारी हैं और ये उसके कार्य हैं भैया, ऑफिसर। जैसे तलार का क्या काम था, पटकोल का क्या काम था, और साहसदीपति का क्या काम था, और बलादीप का क्या काम था। तो जैसे तलार है, इसका मतलब होता था जो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था उसको बोलते थे। पटकोल जो होता था, पटकोल, ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। और वहीं सहासदीपति जो होता है ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। और बलादीप जो होता है वो चुंगी का संरक्षक होता था, ठीक है। अब ये क्रांति और उससे संबंधित क्या है? जैसे गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन क्यों हुआ है? बागवानी एवं शहद के लिए, यानी हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए। ग्रे क्रांति क्यों हुई है? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के लिए। पीली क्रांति क्यों हुई थी भैया? पीली क्रांति किसके लिए हुई थी? तिलहन उत्पादन के लिए, ऑयल शीट्स के लिए। और पेट्रोलियम के लिए ब्लैक हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक देश स्थल रुद्ध है, यानी इनमें से कौन लैंड लॉक कंट्री है? तो ये मैं ज्योग्राफी मैपिंग में आपको तभी करा देता हूँ भाई। उरुग्वे, पेरू, सूरीनेम, बोलीविया। देखिए साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ का पूछा है, देखिए उरुग्वे, ठीक है, आपका बोलीविया, पेरू, सूरीनेम, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है? बोलीविया लैंड लॉक है ना। तो ये सब हम लोग मैप के थ्रू जो ज्योग्राफी आपको कराई उसमें सब कराया है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है?
द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या लघु तरंग सौर विकिरण। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा। फिजिकल ज्योग्राफी का ये सवाल है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, पवन एनर्जी मतलब विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी। तो ऑब्वियसली दोस्तों बहुत ही आसान था, न्यूक्लियर एनर्जी। 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में प्रथम रहा है? तो करंट का है। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, लोकसभा और चुनाव वर्ष। ठीक है, लोकसभा और चुनाव वर्ष। 13वीं लोकसभा 1999, 11वीं लोकसभा 1996, 9वीं लोकसभा 1989। तो 7वीं लोकसभा का टाइम क्या है? 1982। गलत है, ये 7वीं लोकसभा ये 1980 से 1984 तक चलेगी। ठीक है, 1980 से 1984 याद रखना। इस तरह से आपसे फिर सवाल पूछ सकता है भैया, क्योंकि चुनाव इस साल ही प्रधानमंत्री को है ना। ऐसे लोकसभा दे देगा, उसका कार्यकाल तो बहुत आसान होता है, पहले से याद रख लो 1951 से, है ना, 5 साल ऐड करते जाओ। बाकी बीच में एक बार रोलिंग प्लान चला है तो उधर सरकार गिरेगी, है ना, तो इसको जरूर याद रखना। अब नेक्स्ट में पूछा कौन सा सही है? गुजरात में क्या चाय होती है? भाई बिल्कुल नहीं। असम में सैम साइड होगी। यूपी में जूट होता नहीं, वेस्ट बंगाल में होगा। केरल में रबड़, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता। 2 तरह की जो निर्धनता होती है यानी पॉवर्टी, इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी। 2 तरह की UNDP ने पॉवर्टी आइडेंटिफाई करी है। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इन समर दीस रीजन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल। बिल्कुल सही है दोस्तों, सहारा के आसपास की बात कर रहे, इधर यूरोप मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो भूमध्य रेखा जो है शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं वो सर्दियों के कारण आते हैं, तो ये सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्र बजट में आई थी? तो ये करंट का है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां को दिया था ये। ठीक है, काफ़ी डीप सवाल था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही आसान था, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या था भैया? वायरस का टीका था, तो पता होगा आपको। अब ये भी करंट का सवाल है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब करी है? 5 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट था डॉल्फिन डे। ठीक है, तो ये था देखिए 2022 का पेपर। अब मैं आपको 2023 का पेपर 2021 का, ये 21 का भी कराऊंगा, मतलब 2018 से आपको 2023 का पूरा पेपर एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा। सुपर संडे में ये हम लोग करेंगे, ये आपका सुपर संडे मैंने बताया। संडे को ये हर रोज़ एक टेस्ट करा दूंगा। तो कितने टेस्ट होंगे आप देख सकते हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 संडे में आपको ये 6 टेस्ट मिल जाएंगे। और हो सकता है तो मैं आप बताइएगा तो जल्दी करा दूंगा।